हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में हम लोग साइंस के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। आज हम लोग एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखते कैसे हैं और इन क्वेश्चंस की बेसिक्स या कॉन्सेप्ट हम लोग समझते कैसे हैं। आइए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। पहला क्वेश्चन इनका है कि एक मेटल है, मेटल धातु, इसके साथ अम्ल की अक्रिया हो रही है, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, यह इनका प्रश्न है। दूसरा है इसी में कि उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण भी दीजिए, इसका एग्जाम्पल भी दीजिए, उदाहरण भी दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, इसका उदाहरण दीजिए। इसी में दूसरा प्रश्न इनका है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। इस गैस की उपस्थिति की जांच, इस गैस की उपस्थिति की जांच, उपस्थिति की जांच। तीन प्रश्न के आंसर हमको देने हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इनका कि धातु के साथ अम्ल की अक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि मेटल जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो हम लोग कहेंगे, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोग इनको बताएंगे कि मेटल की रिएक्शन, धातु की रिएक्शन, धातु की रिएक्शन जब भी हम अम्ल से कराते हैं या एसिड से कराते हैं तो हमारे पास अम्ल एक्वस होगा, तभी अम्ल होगा भाई। हमारे पास जो होगा मेटल सॉलिड, ये हमारे पास लवण बनता है, साल्ट बनता है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह रासायनिक अक्रिया हम लोग लिख देंगे। यह रासायनिक अक्रिया याद रखिएगा कि अम्ल की अक्रिया जब भी धातु से होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले प्रश्न का आंसर इनका हो गया कि कौन सी गैस निकलती है। तो पहले प्रश्न का आंसर है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहले प्रश्न का आंसर आपने बता दिया कि मेटल की रिएक्शन अम्ल से होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा प्रश्न है, इसका एग्जांपल दीजिए। दूसरा है एग्जांपल दीजिए, उदाहरण आप कुछ भी ले लेंगे, कोई भी मेटल ले लेंगे, उसकी रिएक्शंस आप किसी भी एसिड से करा देंगे। एसिड याद रखिएगा, तीन एसिड याद रखिएगा, HCl, एक्वस, HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, एक्वस, और H2SO4, H2SO4 एक्वस। ये तीनों सक्रिय अम्ल हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा। अधिकतर रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस इन्हीं तीनों एसिड से होंगी। तो कोई भी एक एसिड लेंगे आप, कोई भी आप मेटल लेंगे, मेटल ढेर सारी हैं। मान लीजिए आपने कि मैग्नीशियम मेटल ले लिया, मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन आपने करा दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वस। इससे जब आप कराएंगे तो आपने कहा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस आप निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर आप सॉल्ट बनाएंगे, आपने कहा लवण बनेगा। तो ये जो आपका धातु है ये धन मूलक देती है, तो मैग्नीशियम धन मूलक होगा Mg+2, और इसका एसिड का ऋण मूलक आप लेंगे, तो एसिड में ऋण मूलक है सल्फेट, SO4-2। इनसे जो आप लवण बनाएंगे वह लवण बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका लवण बन गया, एक्वस। तो ये आपने एग्जांपल ले लिया कि मैग्नीशियम मेटल थी हमारे पास, हमने उसकी रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक अम्ल से और हमको हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई इस क्रिया के फलस्वरूप, और हमको लवण मिला मैग्नीशियम सल्फेट। और तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा
कि इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। अब आप देखें कि दो गैसों की उपस्थिति की जांच इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। एक तो हाइड्रोजन गैस की, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। दोनों को याद कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो बुलबुले के रूप में निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो सरसराहट के रूप में निकलती है। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं सरसराहट की आवाज के साथ कोई गैस निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर बुलबुले के रूप में कोई गैस निकल रही है तो वो हाइड्रोजन गैस होगी। दूसरा, हाइड्रोजन गैस के में अगर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो फट फट के आवाज के साथ जलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी वहां जलती हुई मोमबत्ती आप ले आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। तो ये चीजें अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। दो ही गैसों पर आपकी क्वेश्चंस पूछेंगे, हाइड्रोजन गैस पे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान के दो बात हमने बताई कि हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलेगी, और दूसरा, हाइड्रोजन गैस में जब आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो फट फट की आवाज के साथ जलेगी। तो इसके पहचान, इस गैस की पहचान में आप करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, बुलबुले के साथ निकलती है, बुलबुले के साथ निकलती है, बुलबुले के साथ निकलती है। बुलबुले के रूप में निकलेगी भाई, निकलती है। ये हो गई पहचान। दूसरी पहचान आप कहेंगे कि जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट फट की आवाज के साथ जलती है, फट फट की आवाज के साथ जलती है, की आवाज के साथ जलती है। तो इस प्रश्न के तीनों आंसर हम लोगों ने दे दिए। इन प्रश्न में इन्होंने कहा था कि मेटल अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, उसका उदाहरण दीजिए और इस गैस की पहचान आप कैसे करेंगे। तो आपने बताया कि मेटल अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसका एग्जाम्पल आपने दे दिया। और तीसरा आपने कहा कि हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है और हाइड्रोजन गैस में अगर आप मोमबत्ती ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, तो फटफट की आवाज के साथ जलने लगेगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा कि कोई धातु यौगिक ए है, कोई धातु यौगिक ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। कोई धातु यौगिक ए, इनका क्वेश्चन है। तो कोई धातु यौगिक ए है, धातु यौगिक है ए, धातु यौगिक ए है, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये तनु है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और इस क्रिया करने के फलस्वरूप बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। जब क्रिया करता है तो पहली बात बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। याद करें, बुदबुदाहट या सरसराहट हमने कहा था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्पन्न होती है सरसराहट के साथ या बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट उत्पन्न हो रही है तो तुरंत ज्ञान चक्षु खुलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, बुदबुदाहट उत्पन्न हो गई। अगला इन्होंने कहा इससे उत्पन्न गैस, दूसरा, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। एकदम डिटो हो गया, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो आप एकदम कंफर्म हो गए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। दो बातें इन्होंने कही कि इससे जो गैस उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न जो गैस हो रही है, गैस उत्पन्न हो रही है, गैस उत्पन्न हो रही है, ये गैस क्या कर रही है, बुदबुदाहट उत्पन्न कर रही है और दूसरा जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही है। तो तुरंत आप समझ गए बुदबुदाहट या सरसराहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर जलती हुई मोमबत्ती आप ले जा रहे हो तो बुझ जाती है। तो इन दोनों बातों से ये स्पष्ट हो गया कि गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
आगे इन्होंने कहा यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो जो यौगिक उत्पन्न हो रहे हैं इन यौगिकों में से एक है कैल्शियम क्लोराइड। तो अब इन्होंने कहा तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक यौगिक जो कैल्शियम क्लोराइड है, दूसरा यौगिक आप जानते हैं जल बनता ही बनता है, लवण बना जल बना और जल बना। अब इन्होंने कहा कि यह अभिक्रिया आप लिखिए और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन था इनका। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। कोई धातु यौगिक ए तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये गैस जो उत्पन्न हो रही है, यह गैस बुदबुदाहट उत्पन्न कर रही है और जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही है। तो हमारा ज्ञान चक्षु तुरंत काम करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन्होंने कहा कि अगला जो यौगिक बन रहा है इस अभिक्रिया में वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड हमने उत्पाद यौगिक के रूप में लिख दिया। हम लोगों ने कहा कि जब भी तन अम्ल अभिक्रिया करेगा तो जल भी एक यौगिक के रूप में बनेगा, तो जल अगला यौगिक है। इस अभिक्रिया को पूरा कर लीजिए। इस अभिक्रिया को पूरा आप करेंगे जब, तो यहां पर देखें धातु यौगिक है ए धातु यौगिक हो गया और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl एक्वस तनु और इसने जो लवण उत्पन्न किया वह लवण उत्पन्न किया कैल्शियम क्लोराइड लवण उत्पन्न हो गया, कैल्शियम क्लोराइड लवण उत्पन्न हो गया और आपका जल उत्पन्न हो गया, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब एक को हम लोगों को देख लेना है कि ये धातु यौगिक कौन था। तो यहां पर देखें जब धातु यौगिक आपको लेना है तो धातु यौगिक के लिए देखें कि धातु जब भी रिएक्शन करेगी धातु यौगिक का, तो यहां पर आपको एक एसिड की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अम्ल की क्रिया के साथ उत्पन्न हो रही है तो वो धातु कार्बोनेट उत्पन्न करता है। धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, इसका मतलब धातु यौगिक जो होगा वो कार्बोनेट यौगिक होगा। ये धातु यौगिक ए जो है ये धातु कार्बोनेट होगा। धातु कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। धातु सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये धातु कार्बोनेट होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी जब वो अम्ल से क्रिया करेगा। याद रखिएगा, धातु कार्बोनेट एसिड के साथ जब क्रिया करता तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब एसिड के साथ धातु कार्बोनेट की रिएक्शन हुई। अगर यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती तो धातु सल्फेट जब रिएक्शन करेगा एसिड से तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। तो धातु कौन है? धातु यहाँ देखें, धातु आपको मिल जाएगी कैल्शियम। तो ए जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा Ca+2 और कार्बोनेट CO3-2। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, रिएक्शन आपकी बनेगी CaCO3 सॉलिड। ये आपका धातु कार्बोनेट हो गया। ए जो हो गया ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसकी रिएक्शन आपने HCl एक्वस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपने कराई और आपका जो उत्पाद यौगिक बना वो कैल्शियम क्लोराइड बना, फिर आपका जल बना, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया था कि जिस भी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है वहां पर जितने भी अभिकारक या उत्पाद में तत्व या यौगिक मिले उनको आप ब्रैकेट में रखिए। ब्रैकेट में रखने का मतलब ये होता है कि हम इन तत्व या यौगिकों में इंटरनल चेंज नहीं करेंगे, हम जो भी चेंज करेंगे एक्सटर्नल चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि धातु देखते हैं धातु कौन है, अधातु कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
तो यहाँ कैल्शियम धातु है, कैल्शियम धातु मिली, सबसे पहले कैल्शियम को बैलेंस करेंगे आप। फिर अधातु के रूप में आपके पास कार्बन है और क्लोरीन है, कार्बन आपके पास अधातु के रूप में है, क्लोरीन आपके पास अधातु के रूप में है, फिर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इनको आप बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस में हम लोग कार्बन को कैल्शियम को देखते हैं। तो कैल्शियम अभिकारक में एक है, उत्पाद में एक है, तो कैल्शियम बैलेंस है। फिर हम लोग कार्बन को देखते हैं, कार्बन अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है, तो कार्बन भी बैलेंस है। फिर हम लोग क्लोरीन पे आते हैं, तो क्लोरीन अभिकारक में एक है, उत्पाद में दो है, तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। क्लोरीन उत्पाद में दो है, अभिकारक में एक है, एक को दो बनाने के लिए दो से हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा CaCO3 प्लस 2, एक को दो बना लिया, दो से गुणा कर दिया, HCl एक्वस, और यहां आपका हो गया CaCl2, और ये आपका हो गया H2O लिक्विड, और आपका मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं, हमारा कैल्शियम बैलेंस ही है, कार्बन भी हमारा बैलेंस है, और क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन के बाद अब ऑक्सीजन को देखते हैं। 3 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है, 2 1 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा प्राप्त हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। ये क्लोरीन को ही बैलेंस करने के साथ ही सारे तत्व बैलेंस हो गए, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। इनका क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि पीतल और तांबा, तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, क्यों। इनका प्रश्न ये है, ठीक है। अब एक चीज बेसिक्स हम लोगों को इस चैप्टर की मालूम है कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो कड़वे पदार्थ होते हैं वो क्षारीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये खट्टे पदार्थ जो होंगे, दही या खट्टे पदार्थ होंगे, ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे, मतलब इसमें अम्ल के गुण पाए जाएंगे। और हम लोग ये देखते हैं कि पीतल और तांबा मेटल है, धातु है। अम्ल धातु के साथ जब रिएक्शन कर जाएगा, अम्ल जब भी धातु के साथ मिलेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब पीतल या तांबे में जैसे ही दही या खट्टे पदार्थ रखेंगे, तो क्योंकि दही या खट्टे पदार्थ एसिड होते हैं, तो ये पीतल और तांबा उस खट्टे पदार्थ से रिएक्शन कर जाएगा। उस रिएक्शन के फलस्वरूप एक अभिकारक लवण का निर्माण होगा। वह अभिकारक लवण जो होगा वो विषैला हो सकता है, ठीक है, वो हानिकारक अभिकारक लवण का निर्माण होगा। इसीलिए पीतल या तांबे के बर्तन में हम दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि पीतल या तांबा जो है, पीतल या तांबा जो है आपका, ये मेटल है, ये धातु है। इसका आंसर करना है बेटा। इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो हम कहेंगे पीतल या तांबा धातु है, और दही या खट्टे पदार्थ जो हैं ये अम्ल हैं। दही या खट्टे पदार्थ जो हैं, खट्टे पदार्थ जो हैं ये अम्ल हैं, अम्ल हैं। अब अम्ल धातु से जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनेगा वो हानिकारक लवण बनेगा।
हानिकारक लवण का निर्माण होगा, लवण का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग खट्टे पदार्थ को या दही को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं। तो इस बात को आप लिख दीजिएगा। सीधी बात, आप पीतल या तांबा धातु होती हैं, दही या खट्टे पदार्थ में अम्लीय अवलक्षण होते हैं, अम्ल होते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही अम्ल धातु के संपर्क में आता है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस आप निकाल लीजिएगा। हानिकारक लवण का निर्माण होगा। ये हानिकारक लवण जो होगा ये फायदेमंद नहीं होगा, नुकसान करेगा, इसलिए हम पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे। इसको लिखने के बाद आप लिखिएगा कि क्योंकि हानिकारक लवण का निर्माण हो जाता है, अतः पीतल और तांबे के बर्तनों में, दही या खट्टे पदार्थ ब्रैकेट में अम्ल नहीं रखते हैं। इस प्रश्न का भी आपने आंसर दे दिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि HCl HNO3 आज जलीय विलयन में अम्लीय अवलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अवलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। क्वेश्चन इनका है कि HCl और HNO3, क्वेश्चन इनका है HCl और HNO3 के जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज के विलयन नहीं। क्यों? ये प्रश्न है आपका कि HCl HNO3 के जलीय विलयन जो है अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज के जलीय विलयन अम्लीय अवलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो हम लोग ये जानते हैं कि अम्ल को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि अम्लीय अवलक्षण वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनमें H+ एक्वस आयन मिलेगा, मतलब जिनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देगा, H+ एक्वस आयन देगा। अगर H+ एक्वस आयन जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, यह कोई यौगिक का जलीय विलयन दे रहा है तो वहां अम्लीय अभिलक्षण होंगे। अगर H+ एक्वस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन किसी यौगिक का जलीय विलयन नहीं दे रहा है तो वह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा ज्ञान चक्षु ये काम करना चाहिए कि अगर ये दोनों के जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जलीय विलयन H+ एक्वस आयन देता है।
और इनके जलीय विलयन अम्लीय अवलक्षण नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका मतलब इनका जलीय विलयन H प्लस एक्वस आयन नहीं देता है। तो यही हम आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यही बात हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे HCl और HNO3 के जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन H प्लस एक्वस आयन देते हैं, अतः अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब दूसरे का लिखेंगे हम लोग कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज के जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन H प्लस एक्वस आयन नहीं देते हैं, अतः ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने दे दिया। हम लोगों ने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिड का कि एसिड वही यौगिक एसिड होते हैं जिनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देता है, H प्लस एक्वस आयन देता है। इसका मतलब अगर HCl HNO3 के विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन दे रहा होगा। और ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनका विलयन हाइड्रोनियम आयन नहीं दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो आप बताएंगे हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है, पॉजिटिव आयन उपस्थित होता है, और विद्युत के चालन के लिए पॉजिटिव आयन की आवश्यकता होती है, धन आयन की आवश्यकता होती है। अगर धन आयन किसी भी विलयन में है तो वहां पर आपका विद्युत का चालन होगा। तो इसका भी आंसर आप दे देंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन धन आयन उपस्थित होता है, अतः अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। प्रश्न इनका है बेटा कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, इनको आंसर इसका बताएंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन धन आयन उपस्थित होता है, अतः यह विद्युत चालक होता है।
विद्युत चालक होता है। ये आंसर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है इनका, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? प्रश्न इनका है, हटा देते हैं बेटा। इनका प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्यों? शुष्क प्रश्न है इनका क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क है तो गैसे है, शुष्क है, लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती, के रंग को नहीं बदलती, नहीं बदलती क्यों? प्रश्न इनका है क्यों नहीं बदलती। तो याद करो, हमने आपको बताया था कि HCl जब एक्वस फॉर्म में होगा तभी वो अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित करेगा, अगर गैसियस फॉर्म में है तो अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, और लिटमस पत्र के रंग को या तो अम्ल चेंज करेगा या तो क्षारक चेंज करेगा, या तो क्षारक चेंज करेगा या तो अम्ल चेंज करेगा। तो क्योंकि HCl का जलीय विलयन अम्लीय अवलक्षण प्रदर्शित करता है, इसका गैसियस फॉर्म नहीं, अतः यह लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए इसका आंसर लिखेंगे HCl गैस। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देंगे शुष्क, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, अतः लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलता है। लिटमस पेपर के रंग को ये तब बदलेगा जब इसमें अम्लीय अभिलक्षण आ जाएगा। लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, को नहीं बदलता है, को नहीं बदलता है। इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि HCl गैस, शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, जबकि HCl विलयन लिटमस पत्र के रंग को बदल देता है, क्यों? तब फिर यही आंसर आप बताएंगे कि HCl शुष्क HCl गैस अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, जबकि HCl विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा, अतः लिटमस पत्र के रंग को बदलेगा। ठीक, हटाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? अगला जो इनका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इन्होंने कहा कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? जीवन संभव नहीं है, क्यों? नहीं है, क्यों? ये इनका प्रश्न है। अब इनका प्रश्न है कि शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर जीवन नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव है, यह बात ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उसका वायुमंडल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का वायुमंडल है तो उसका जो पीएच मान होगा वो पीएच मान 7 से कम होगा, और जीवन जीने के लिए जो पीएच रेंज की आवश्यकता होती है वह पीएच रेंज है 7 से 7.8 तक। आप ये आंसर बताएंगे इनको, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह H2SO4
H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के गैस से बना हुआ है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के गैस से शुक्र ग्रह का वायुमंडल बना हुआ है और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जबकि जीवन के लिए पीएच मान का 7 से 7.8 तक होना आवश्यक होता है। अतः शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं होगा। यह बात हम लोग आंसर के रूप में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल, शुक्र ग्रह का वायुमंडल, वायुमंडल वायुमंडल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत यौन, के मोटे श्वेत यौन पीले बादलों से बना है, पीले बादलों से बना है, बादलों से बना है, जिसका पीएच 7 से कम है, 7 से कम है, क्योंकि जीवन के लिए 7.0 से 7.8 पीएच आवश्यक होता है, अतः शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं होगा, शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? तो आप बताएंगे कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, जिसका पीएच मान 7 से कम है, क्योंकि जीवन के लिए 7.0 से 7.8 पीएच आवश्यक होता है, पीएच मान आवश्यक होता है, पीएच ठीक है, आवश्यक होता है। अतः शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा आपके पास 2 विलयन है, एक है ए, दूसरा है बी। विलयन ए का पीएच मान है 6 और विलयन बी का पीएच मान है 8। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय? ठीक है, इन्होंने कहा इनका क्वेश्चन है 2 विलयन है, 2 विलयन है, एक ए विलयन है, विलयन ए है और दूसरा बी विलयन है, बी विलयन है। ठीक है, जो ए विलयन है इसका पीएच मान इन्होंने दिया 6 और जो बी विलयन है इसका पीएच मान इन्होंने दिया 8। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं 2। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। पहला इनका क्वेश्चन है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि जो विलयन अधिक अम्लीय होगा वहां पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H+ एक्वस आयन की सांद्रता अधिक होगी। H+ एक्वस आयन की सांद्रता जिस भी विलयन में अधिक होगी उसकी अम्लता अधिक होगी, उसका अम्लीय अवलक्षण अधिक होगा। ठीक है, और जिस विलयन में H+ एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होगी उस विलयन का पीएच मान ज्यादा होगा और उस विलयन मान की अम्लता कम होगी। तो 2 बातें याद रखिए। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा, पीएच मान कम,
हाइड्रोनियम आयन ज्यादा, पीएच मान कम, अम्लता ज्यादा। हाइड्रोनियम आयन कम, पीएच मान ज्यादा और अम्लता कम। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा, दूसरे प्रश्न में कि इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय। इनमें से कौन अम्लीय है, कौन अम्लीय और कौन क्षारकीय, और कौन क्षारकीय। ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्यादा अगर होगी या अधिक होगी तो पीएच मान कम होगा। इसकी सांद्रता अगर अधिक होगी तो पीएच मान कम होगा, पीएच कम होगा। अम्लता ज्यादा होगी, अम्लता अधिक होगी। अम्लता अधिक होगी इसका मतलब क्षारकता कम होगी, क्षारकता कम होगी। या याद रखिएगा, H+H+ आयन की सांद्रता अगर अधिक तो पीएच मान कम, ये सांद्रता अधिक, पीएच मान कम, अम्लता अधिक और क्षारकता कम। देखते हैं कि इस विलयन में पीएच मान इसका 6 है और इस विलयन का पीएच मान 8 है। इसका मतलब जिस विलयन का पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो पहले प्रश्न का आंसर आप दे देंगे कि किस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक है। तो आप कहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उस विलयन की अधिक होगी जिसका पीएच कम होगा। तो पीएच कम है ए विलयन का, इसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, विलयन ए, विलयन ए में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी। पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न बेटा, कौन अम्लीय होगा और कौन क्षारकीय होगा। तो ये देखें कि पीएच कम, अम्लता अधिक, पीएच ज्यादा, क्षारकता कम। तो जिस विलयन का पीएच कम होगा उसकी अम्लता अधिक होगी और जिस विलयन का पीएच ज्यादा होगा उसकी क्षारकता अधिक होगी। तो अब आप देखें कि किस विलयन की अम्लता अधिक और क्षारकता कम है। तो एक का क्वेश्चन हो गया। तो विलयन ए की अम्लता अधिक होगी और क्षारकता कम होगा, विलयन बी की क्षारकता अधिक होगी और अम्लता कम होगी। तो दूसरा प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे विलयन ए की अम्लता अधिक है या अम्लीय है। विलयन ए अम्लीय और क्षारकीय, विलयन ए अम्लीय है, इसका पीएच मान कम है तो ये अम्लीय है। और जिस विलयन का पीएच मान ज्यादा होगा वो क्षारकीय होगा। तो विलयन बी क्षारकीय है। तो यह क्वेश्चन भी आपने लगा दिया, यह क्वेश्चन भी आपने कर दिया। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को बंद करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनके बेसिक्स को आप समझिएगा और धातु की सख्तता श्रेणी याद रखिएगा। धातु के जो रासायनिक गुण हैं उनको याद रख लीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एकदम कूल माइंड से होकर क्वेश्चन पढ़िएगा, खूब बहुत क्वेश्चन आएंगे या इसके जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कोई किसान खेत की किन परिस्थितियों में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। क्वेश्चन है कोई किसान खेत की किन परिस्थितियों
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। ठीक है। अब आप देखें, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप जाने प्रकृति में जो भी चीजें हैं सब बैलेंस पे चलती हैं। अगर किसी एक चीज की मात्रा कहीं ज्यादा हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए किसी दूसरी चीज को मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, किसान अगर इन यौगिकों का उपयोग कर रहा होगा तो किसी चीज को बैलेंस करने के लिए कर रहा होगा। और खेत में या कहीं भी चीज, हम एसिड बेस साल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग देखेंगे कि जिन यौगिकों का यह उपयोग कर रहा है इसकी प्रकृति क्या है। अगर इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी, जिसका मतलब खेत में अम्लता ज्यादा हो गई, तो अम्लता को कम करने के लिए क्षारकता मिलानी पड़नी है। यदि खेत में क्षारकता ज्यादा हो गई तो उसको कम करने के लिए एसिड मिलाना पड़ेगा। तो इनकी प्रकृति अगर हमको मालूम हो जाएगी तो हम लोग जान जाएंगे कि किसान बैलेंस कर रहा है। तो इनकी प्रकृति आप देखें कि धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, धातु के जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्षारक होते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं एक चीज, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप ये जानिए कि एसिड बेस और साल्ट का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे सब क्षारक होंगे बेटा। और मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड, वो भी सब क्षारक होंगे। तो यहां पे देखें, धातु कैल्शियम का ऑक्साइड है और धातु कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यह भी क्षारक होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्षारक होगा। दो चीजें आपने जान लिया। और यहां देखें, ये साल्ट है। साल्ट क्या होगा? साल्ट आपका अम्ल होगा कि क्षारक होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। साल्ट जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके मूलक चेंज करें आप तो इसके मूलक जब चेंज करेंगे तो कैल्शियम मूलक और कार्बोनेट मूलक, ऋण मूलक के साथ आप H+ जोड़ दीजिए और धन मूलक के साथ OH- जोड़ दीजिए। तो इसके साथ आप OH- जोड़ दें और इसके साथ आप H+ जोड़ दें तो धन मूलक क्षारक बना देगा और ऋण मूलक एसिड बना देगा। तो ये देखें, यहां क्षारक आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक बना, और ऋण मूलक एसिड बनाएगा। यहां एसिड बना H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिड बना आपका, ये एसिड बना। अब देखें, इनमें से कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, या दोनों वीक होंगे या दोनों स्ट्रांग होंगे। तो यहां पे देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है ना, ये जो है प्रबल क्षार है, प्रबल क्षारक है, और जबकि ये दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो जब जो प्रबल होता है साल्ट में, एसिड प्रबल हो गया तो साल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस प्रबल हो गया तो साल्ट बेस होगा। तो यहां देखें, बेस प्रबल हो गया, क्षारक प्रबल हो गया, तो साल्ट जो हो गया ये क्षारकीय प्रवृत्ति का हो गया, क्षारक हो गया। तो किसान ने जो 3 यौगिक उपयोग में लाए अपने खेत में, ये तीनों क्षारक हैं, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है और ये भी क्षारक है। इसका मतलब अम्लता खेत की ज्यादा हो गई होगी, इसलिए उसने क्षारक का उपयोग किया है। तो आप आंसर लिख देंगे इसका कि खेत में, क्योंकि ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अतः किसान के खेत में अम्लता अधिक होने पर इनका उपयोग किसान करता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हटा दे बेटा, इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट सभी क्षारक हैं,
सभी क्षारक हैं, क्षारक हैं, अतः किसान इनका उपयोग खेत की अम्लता को कम करने के लिए करता है, करने के लिए करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। कितने मिनट का हो गया?